दोस्तों आज हम 2015 में रिलीज हुई फिल्म एवरेस्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बने और अगले 40 सालों में कुछ प्रोफेशनल क्लाइंबर्स ने ही वहां जाने की कोशिश की, जिनमें 4 में से 1 की मौत हो गई। जिसके बाद सन 1992 में रॉब हॉल नाम के एक व्यक्ति ने एडवेंचर कंसल्टेंट नाम की एक कंपनी खोली, जो नौसिखिए पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर लेकर जाती थी। और रॉब अब तक 19 लोगों को सुरक्षित एवरेस्ट पर ले जा चुका है। अब हम आगे की कहानी में 1996 का दृश्य देखते हैं, जहां रॉब और उसकी टीम एक बार फिर एवरेस्ट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने से पहले रॉब अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से मिलता है और कहता है कि मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद सभी लोग न्यूजीलैंड से नेपाल के लिए उड़ान भरते हैं और 30 मार्च 1996 को काठमांडू के एयरपोर्ट पर इकट्ठा होते हैं। वहां से ये लोग बस में बैठकर होटल पहुंचते हैं, जहां रॉब एवरेस्ट पर जाने से पहले सभी को कुछ ऐसा बताता है जिसे वो एड में नहीं छाप सकता था। रॉब कहता है कि एवरेस्ट इतना ऊंचा है जितनी ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ता है और इंसानी शरीर इतनी ऊंचाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमें पीक तक पहुंचकर वापस लौटने में काफी खतरा उठाना पड़ेगा। हालांकि इनमें से कुछ क्लाइंबर्स ऐसे भी थे जो पहले भी कई चोटियां चढ़ चुके हैं। अब अगली सुबह सभी लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठकर लूकला नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जो 9383 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था, इसीलिए सभी लोग नजारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ते हैं और नामचे बाजार नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इन सभी का क्लाइंबिंग परमिट चेक होता है। तभी डग डिस्काउंट दिलवाने के लिए रॉब को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी मदद के बिना वह यहाँ नहीं आ सकता था। दरअसल डग एक बार पहले भी एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वह नाकाम रहा। बैग कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर शिखर तक पहुंच जाता। तभी रॉब कहता है कि मैंने इसे वापस भेजा, क्योंकि लोगों को शिखर तक ले जाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि उन्हें सही सलामत नीचे लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब ये लोग चलते चलते तेंगवोचे मॉनेस्ट्री पहुंच जाते हैं, जो लगभग 12,687 फीट की ऊंचाई पर बनी थी। यहाँ पहुंचकर सभी लोग धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं और आगे के सफर पर निकल जाते हैं। अब इनका अगला पड़ाव एवरेस्ट का बेस कैंप था, जो 17,600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था। यहाँ पहले से ही कई देशों के लोग मौजूद थे, जो अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने आए थे। तभी रॉब यहाँ पहुंचकर हेलन से मिलता है, जो उसकी बेस कैंप मैनेजर है। हेलन उन सभी का परिचय एक शेरपा से करवाती है, जो अब तक 3 बार एवरेस्ट के शिखर तक जा चुका है, इसीलिए वह उनके साथ रहकर गाइड का काम करेगा। अब हेलन सभी को टेंट में चलने के लिए कहती है और वहीं रॉब अपने एक परिचित गाइड से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जो यहाँ के ठंडे मौसम में भी आराम से चिल कर रहा था। दरअसल ये स्कॉट है, जो रॉब की तरह ही लोगों को एवरेस्ट चढ़ाने लाया है। वहीं डॉक्टर कैरोलिन सभी को यहाँ आने वाली परेशानियों के बारे में बताने लगती है। कैरोलिन कहती है कि अगर एवरेस्ट पर किसी चीज की कमी है तो वह है ऑक्सीजन, जिसकी कमी से क्लाइंबर्स को हाइपोथर्मिया हो जाता है। उन्हें बेवजह गुस्सा आता है, जवान लड़खड़ाने लगती है और दिमाग में सूजन आ जाती है। इसीलिए शरीर को यहाँ के मौसम के हिसाब से ढालना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सभी लोग 1 महीने तक पहाड़ चढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि इनके बीच कुछ अनुभवी ट्रैकर्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें यासुको लांबा पहले ही 6 चोटियों पर चढ़ चुकी है और एवरेस्ट उसकी 7वीं और आखिरी चढ़ाई है। बैग को भी पहाड़ चढ़ने का काफी एक्सपीरियंस है। अब अगली सुबह सभी लोग कैंप 1 की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते से गुजरते समय उन्हें कई ऐसी खाइयों को पार करना पड़ता है जिनकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। रॉब बताता है कि अब तक 19 लोग इन दरारों में गिरकर मर चुके हैं। अब सभी लोग कैंप 1 तक पहुंच जाते हैं, जो 19,500 फीट की ऊंचाई पर बना था। यहाँ रात भर आराम करने के बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और 23 अप्रैल की सुबह कैंप 2 तक पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 21,300 फीट थी। तभी रॉब देखता है कि डग की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वह उसे रात में ऑक्सीजन मास्क पहनकर सोने की सलाह देता है। अब अगली सुबह सभी लोग फिर से पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं और 23,400 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं। इसीलिए रॉब सभी को वापस लौटने के लिए कहता है। अब ये लोग नीचे आकर राहत की
सांस लेते हैं और अपनी बारी के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि खाई को पार करने के लिए इन्हें सीढ़ियों से बने रास्ते से गुजरना था। अब इंतजार करते करते सभी के हाथ ठंड से जमने लगते हैं। तभी रॉब सबसे पहले बैग को भेजता है, लेकिन बर्फ के ढहने से बैग काफी डर जाता है और डिसबैलेंस होकर सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। हालांकि रस्सियों से बंधे होने की वजह से वह खाई में नहीं गिरता। बैग के हाथ सुन पड़ गए थे, इसीलिए वह ऊपर नहीं आ पाता। जिसके बाद रॉब वहां जाकर उसकी मदद करता है, लेकिन बैग गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें $65,000 इसलिए नहीं दिए हैं ताकि मैं लाइन में खड़े होकर इंतजार करूं। ये बात रॉब को काफी बुरी लगती है, इसीलिए जब सभी लोग कैंप पहुंचते हैं तो वह स्कॉट से मिलने उसके टेंट में जाता है और कहता है कि हमें टीम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज जैसी लापरवाही दोबारा हो। स्कॉट कहता है कि हम दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है। तुम लोगों को हाथ पकड़कर पहाड़ चढ़ाते हो और मेरा मानना है कि जो लोग पहाड़ नहीं चढ़ सकते उन्हें घर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम कहते हो तो कल से हम टीम बनाकर ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस टीम का चीफ गाइड मैं रहूंगा। रॉब हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है। अब अगली सुबह सभी पर्वतारोही अपने अपने टेंट से बाहर आते हैं। स्कॉट उन्हें जरूरी और हल्का सामान पैक करने की सलाह देता है, क्योंकि शिखर पर 1 किलो की चीज 10 किलो की लगेगी। अब जाने से पहले सभी लोग साथ में फोटोग्राफ खींचते हैं। तभी रॉब को उसकी पत्नी का फैक्स मिलता है, जिसमें लिखा था कि जल्दी ही जैन एक लड़की को जन्म देने वाली है। जिसके बाद रॉब सैटेलाइट फोन से अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि हम अपनी बेटी का नाम सैरा रखेंगे। रॉब बताता है कि कल हम एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है कि 10 तारीख तक वहां पहुंच जाएंगे। अब अगली सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले सभी लोग प्रार्थना करते हैं और आगे के सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन कैंप बंद तक पहुंचते पहुंचते स्कॉट की टीम का एक बंदा बीमार पड़ जाता है, जिसके बाद स्कॉट बाकी लोगों से कहता है कि मैं इसे बेस कैंप पहुंचाकर वापस आता हूं, तब तक तुम लोग आगे बढ़ो। अब रॉब और उसकी टीम पहाड़ चढ़ना जारी रखती है और उसी समय बर्फ टूटने से उनका एक साथी लुढ़कता हुआ पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन रॉब उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने से पहले उसे बचा लेता है। रॉब कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब ये लोग शाम होते होते कैंप 3 तक पहुंच जाते हैं, जो 24,000 फीट ऊंचा था। लेकिन यहाँ मौसम बेहद खराब होता है और बहुत ज्यादा बर्फीली हवाएं चल रही थीं। तभी रॉब स्कॉट से बात करता है, जो अभी कैंप बंद पर था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। रॉब उसे वहीं रुककर आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि एक दिन में नीचे उतरना और चढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्कॉट रुकने वाला नहीं था, वह खुद को इंजेक्शन लगाकर आगे बढ़ता है। तभी हेलन भी रॉब से बात करती है और बताती है कि ऊपर का मौसम जल्दी ही बिगड़ने वाला है। रॉब कहता है कि यहाँ मौसम का कोई अनुमान नहीं होता, पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं। जिसके बाद सभी लोग टेंट्स के अंदर आराम करते हैं। अब अगली सुबह मौसम अपनी करवट बदलता है और सभी लोग फिर से पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका अगला पड़ाव 26,085 फीट की ऊंचाई पर था। यहाँ पहुंचकर रॉब देखता है कि मौसम अभी बहुत खराब है, ऐसे में आगे बढ़ना रिस्की हो सकता है। इसीलिए जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता सभी लोग यहीं रुकेंगे। हालांकि इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए सभी लोग ऑक्सीजन मास्क लगाकर सो जाते हैं। अब रात होते होते स्कॉट भी यहाँ पहुंच जाता है। तभी रॉब अपने टेंट से बाहर आता है और देखता है कि तूफान थम चुका है और मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन अभी रात के 12:30 बजे थे। रॉब कहता है कि चढ़ाई करने का यही सबसे अच्छा मौका है, हम रात में ही चढ़ाई शुरू करेंगे ताकि कल 2 बजे तक शिखर पर पहुंचकर वापस लौट सकें। अब ये लोग रात में ही चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब इन लोगों को चढ़ाई करते करते सुबह के 4:30 बज जाते हैं और ये लोग दी वॉल्कनी नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जो 27,400 फीट ऊंची थी। यहाँ पहुंचकर बैग की तबीयत खराब हो जाती है और उसे आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। रॉब कहता है कि हमारे शेरपास तुम्हें नीचे ले जाएंगे, लेकिन बैग शिखर के इतने नजदीक पहुंचकर वापस नहीं जाना चाहता था। रॉब कहता है कि अगर तुम आधा घंटे में ठीक हो जाओ तो फिर से चढ़ाई शुरू कर देना, वरना तुम्हें अपना सफर यहीं खत्म करना होगा। जिसके बाद वह आगे बढ़ जाता है। वहीं कुछ लोग दक्षिणी शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए रस्सियां बंधी हुई नहीं थी। अब ये लोग वहाँ रस्सियां बांधना शुरू करते हैं। वहीं रॉब, डग और बाकी लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी वह देखता है कि उसकी टीम के 3 लोग वापस लौट रहे हैं, क्योंकि शिखर तक पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त
ऑक्सीजन नहीं बची है और रस्सियां ना बंधी होने की वजह से हिलेरी स्टेप पर काफी भीड़ जमा हो गई है। अब जब ये लोग नीचे आ रहे होते हैं तभी इन्हें बैक मिलता है। ये लोग उसे अपने साथ बेस कैंप चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बैक उनके साथ नहीं जाता। वह कहता है कि मैं रॉब के आने का इंतजार करूंगा। अब इन लोगों को हिलेरी स्टेप पर फंसे हुए 1 घंटा बीत जाता है और अगर जल्दी ही रस्सियां नहीं बंधी तो शिखर तक पहुंचने से पहले ही सभी की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तभी टोली और नील ऊपर जाकर रस्सियां बांधते हैं, जिसके बाद सभी लोग फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। उधर स्कॉट अकेले ही लगातार आगे बढ़ रहा था। वहीं सबसे आगे वाली टोली दोपहर 1:14 पर एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर सभी लोग एक दूसरे को खुशी से गले लगाते हैं। रॉब भी 2 बजे तक शिखर तक पहुंच जाता है और यासुको से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपना 7वां शिखर भी पूरा कर लिया। अब वह बेस कैंप पर हेलन से बात करता है और बताता है कि हम लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर बेस कैंप पर मौजूद सभी लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। तभी स्कॉट भी शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लगातार चलने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रॉब स्कॉट से डग के बारे में पूछता है। वह बताता है कि डग अभी बहुत नीचे है, जिसके बाद ये लोग शिखर से वापस लौटने लगते हैं। अब रास्ते में उन्हें डग मिलता है। रॉब कहता है कि डग अब वापस चलो, क्योंकि शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन डग किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहता था। वह कहता है कि शिखर तक पहुंचने के लिए ये मेरा आखिरी मौका है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। जब डग रॉब की बात नहीं सुनता तो इंसानियत के नाते वह उसे शिखर तक ले जाने के लिए मान जाता है और स्कॉट को शेरपा के साथ नीचे भेज देता है। वहीं बैग, जिसे आंखों में परेशानी हो गई थी, वह ठंड से जम चुका था। तभी माइक और बाकी लोग उसे अपने साथ नीचे ले जाते हैं। दूसरी तरफ रॉब डग को लेकर एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वह अपने बच्चों के लिए तस्वीर खींचता है। तभी गाय बेस कैंप पर हेलन से बात करता है और बताता है कि रॉब अभी तक वापस नहीं लौटा है, जबकि उन्हें 2 बजे तक वापस लौटाना चाहिए था। हेलन देखती है कि पहाड़ों के ऊपर घने बादल आ रहे हैं, जिसके बाद वह रॉब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पाता। वहीं रॉब डग को किसी तरह पहाड़ से नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों की ही ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से डग को नीचे उतरने में बहुत परेशानी हो रही थी। उधर भयंकर बर्फीला तूफान भी यहाँ आ जाता है। अब रॉब बेस कैंप से कांटेक्ट करता है और जल्दी ही यहाँ मदद भेजने के लिए कहता है, वरना वह बिना ऑक्सीजन के डग को नीचे नहीं ला पाएगा। लेकिन उसकी टीम के सभी लोग नीचे जा चुके थे। तभी हेरोल्ड रॉब की मदद करने के लिए आगे आता है। वहीं स्कॉट भी ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से चल नहीं पाता और अपने साथी से कहता है कि तुम नीचे जाकर किसी को ऑक्सीजन लेकर भेजो। वहीं रॉब डग को रस्सी से बांधकर पहाड़ से नीचे उतारता है। तभी रॉब डग से कहता है कि मैं ऑक्सीजन लेने नीचे जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से डग को हाइपोक्सिया हो जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वह रॉब के पीछे आने लगता है और तभी पहाड़ से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो क्लाइंबर्स नीचे उतर रहे थे, वो लोग धुंध की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और पहाड़ से फिसलते हुए नीचे गिरते हैं। तभी हेरोल्ड ऑक्सीजन लेकर रॉब के पास पहुंच जाता है, लेकिन ठंड से ऑक्सीजन की बोतल जम चुकी थी और काफी कोशिशों के बाद भी वह नहीं खुलती। वहीं जो क्लाइंबर्स पहाड़ से नीचे गिरे थे, उनमें से कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ चलकर कैंप 4 तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद 2 लोग ऑक्सीजन लेकर उस जगह जाते हैं और उनमें से 2 और लोगों को बचाकर कैंप तक ले आते हैं। लेकिन बैक और यासुको अभी भी वहीं फंसे थे। उधर रॉब जब सो जाता है तो हेरोल्ड को भ्रम होने लगता है कि उसे गर्मी लग रही है और जैसे ही वह अपनी जैकेट निकालता है तो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं बेस कैंप पर हेलन और बाकी लोग रॉब से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक रॉब का कुछ भी पता नहीं था। तभी रेडियो पर रॉब की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि मेरे हाथ पांव पूरी तरह जम चुके हैं, मैं उन्हें हिला भी नहीं पा रहा। तुम लोग जल्दी किसी को यहाँ मदद के लिए भेजो, वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। गाय कहता है कि हम कुछ लोगों को तुम्हारे पास ऑक्सीजन और चाय लेकर भेज रहे हैं, लेकिन तब तक तुम्हें किसी तरह नीचे आने की कोशिश करनी होगी। अब गाय रॉब का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पत्नी जैन को फोन से कनेक्ट करता है। जैन कहती है कि रॉब, मैं जानती हूँ कि तुम मुसीबत में हो, लेकिन तुम्हें हमारे बच्चे के लिए चलते रहना होगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। जल्दी ही कुछ लोग
लोग तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। अब जैन से बात करने के बाद रॉब किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं माइक बेस कैंप पर कांटेक्ट करके बताता है कि बेक और यासुको अब नहीं रहे, ठंड से जमकर उनकी मौत हो चुकी है। तभी हम उन लोगों को देखते हैं जो रॉब की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ भारी तूफान का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो लोग और आगे नहीं जा पाते। जैन फिर से हेलन को फोन करती है और पूछती है कि रॉब अब कहाँ है। हेलन बताती है कि वह अभी भी ऊपर फंसा हुआ है। हमने जिन लोगों को मदद के लिए वहाँ भेजा था वो लोग तूफान के कारण आगे नहीं जा पाए, इसीलिए रॉब को एक और रात शिखर पर ही बितानी पड़ेगी। ये सुनकर जैन को बहुत दुख होता है और वह एक बार फिर रॉब से बात करती है। रॉब कहता है कि जैन, शायद अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। मुझे दुख है कि मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाया, लेकिन तुम अपना और सैरा का ध्यान रखना। इतना कहकर रॉब चुप हो जाता है। तभी हम बेक को देखते हैं जिसे पता नहीं कैसे होश आ जाता है और वह लड़खड़ाते पैरों से कैंप की तरफ जाने लगता है। जब कैंप 4 पर मौजूद लोग बेक को आते देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद माइक बेस कैंप पर फोन करके हेलन को बताता है कि बेक अभी भी जिंदा है और हम लोग उसे कैंप 1 तक लेकर आ रहे हैं। अब हेलन बेक की पत्नी को फोन करती है और बताती है कि बेक अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वह अमेरिकन एम्बेसी को फोन लगाती है और उन्हें बेक को वहां से रेस्क्यू करने के लिए फोर्स करती है। वहीं ये लोग बेक को लेकर कैंप 2 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ हवा का दबाव बहुत कम था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को लैंड कराने में काफी मुश्किल होती है। लेकिन नेपाल आर्मी के कर्नल मदन खत्री किसी तरह हेलीकॉप्टर को लैंड करा देते हैं, जिसके बाद बेक को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और बाकी सब लोग भी बेस कैंप लौट आते हैं। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बेक ठीक होकर घर आ गया है और वह अपनी पत्नी से मिलता है, लेकिन इस हादसे में वह अपने दोनों हाथ और नाक गवा देता है और अभी वह अपनी पत्नी पीच के साथ डेलस में रहता है। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि रॉब, स्कॉट, हेरोल्ड, डक और यासुको, ये पांचों लोग हमेशा के लिए हिमालय की गोद में सो जाते हैं और उन सभी लोगों की बॉडीज भी शिखर पर ही रह जाती है। लेकिन जैन अभी भी एयरपोर्ट पर अपने पति के आने का वेट कर रही थी। अब 1996 में उसे बेटी होती है जिसका नाम वह सैरा रखती है और इसी के साथ ये सच्ची कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एवरेस्ट मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।